नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बेहद जरूरी अध्यायों पर एक गहरी और एक व्यावहारिक चर्चा करने वाले हैं। जी, ये है चैप्टर 12 जो पब्लिक सर्वेंट से जुड़े अपराधों के बारे में है और चैप्टर 13। हाँ, चैप्टर 13 जो पब्लिक सर्वेंट्स की कानूनी अथॉरिटी के कंटेम्प्ट से जुड़ा है। हमारी कोशिश सिर्फ सेक्शंस को रटना नहीं होगी, बल्कि उनके पीछे का जो सिद्धांत है उसे समझना होगा। बिल्कुल, ये चर्चा खास तौर पर लॉ के छात्रों और जो लोग पुलिस या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। इन दो अध्यायों की खूबी ये है कि ये एक ही सिक्के के आप कह सकते हैं दो पहलू दिखाते हैं। एक तरफ लोक सेवक की जवाबदेही और दूसरी तरफ नागरिक का कर्तव्य। सही कहा। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं, जवाबदेही। चैप्टर 12 जिसका शीर्षक है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। एक दिलचस्प पैटर्न जो इन शुरुआती सेक्शंस में दिखता है वो है नुकसान पहुंचाने का इरादा। हाँ, जैसे कानून में मेंस रिया कहते हैं। कानून सिर्फ ये नहीं देख रहा कि लोक सेवक ने क्या किया, बल्कि ये भी कि उसकी नीयत क्या थी। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा है हमारा पहला सेक्शन, सेक्शन 198। लोक सेवक जो विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश का जो उस ढंग के विषय में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा करेगा, इस आशय से या ये संभाव्य जानते हुए कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, इसका असली मतलब ये है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी के दौरान किसी कानूनी निर्देश को जानबूझकर नजरअंदाज करता है और उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की है, हाँ, तो ये एक अपराध है। सजा इसमें 1 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी है क, उसे कोर्ट से आदेश मिलता है कि एक प्रॉपर्टी का कब्जा ख को सौंपा जाए। ठीक है। लेकिन क की ग से मिली भगत है, तो वो जानबूझकर कब्जा ग को दे देता है, ये जानते हुए कि इससे ख को सीधा सीधा नुकसान होगा। अच्छा, तो यहाँ क ने सेक्शन 198 के तहत अपराध किया है। बिल्कुल। ये इंटेंट वाला पहलू सेक्शन 201 में भी दिखता है, जो गलत दस्तावेज बनाने से जुड़ा है। जी बिल्कुल। सेक्शन 201 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भारा साधन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयारी या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसमें वह जानता है या विश्वास करता है कि अशुद्ध है, इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ भी जो कोर एलिमेंट है वो वही है, इंटेंशन टू कॉज इंजरी। बस तरीका अलग है। हाँ, यहाँ वो कानून की अवज्ञा नहीं कर रहा, बल्कि गलत दस्तावेज बना रहा है। और आप देखें, इसमें सजा ज्यादा सख्त है, 3 साल तक की कैद। इसका क्लासिक उदाहरण तो शायद पटवारी वाला होगा। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है। एक पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर जो किसी जमीन के रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर कर देता है ताकि असली मालिक को उसकी जमीन से बेदखल किया जा सके। तो यहाँ उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया, एक गलत डॉक्यूमेंट बनाया किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से। लेकिन सेक्शन 199 इन दोनों से एक कदम और आगे जाता लगता है। ये सिर्फ इरादे की बात नहीं करता, बल्कि ड्यूटी करने में एक बहुत बड़ी विफलता की बात करता है, खासकर जब मामला गंभीर अपराधों का हो। सही पकड़ा आपने। सेक्शन 199 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए क विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान से उपसंजात या अभिरक्षित किए जाने से प्रतिवर्तित करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है। या ख किसी ऐसे लिखत को
जिसमें ऐसा अन्वेषण करना है, विनिर्मित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है, या ग धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1 के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने से असफल रहता है, तो वो कठिन कारावास, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसका क्लॉज ग, FIR वाला। हाँ, FIR वाला। ये कहता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को BNS में दिए गए कुछ गंभीर अपराधों जैसे रेप, एसिड अटैक, बच्चों के खिलाफ अपराध की सूचना मिलती है और वो FIR दर्ज करने में नाकाम रहता है, तो ये एक गंभीर अपराध होगा। यहाँ कानून सिर्फ नियत नहीं देख रहा, बल्कि एक मैंडेटरी ड्यूटी को पूरा ना करने को ही अपराध मान रहा है। और सजा भी कठोर है। जी, कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल का कठोर कारावास, साथ में जुर्माना। उदाहरण के लिए, एक पुलिस स्टेशन में एसिड अटैक की पीड़िता आती है, लेकिन ऑफिसर आरोपी को बचाने के लिए FIR दर्ज करने से मना कर देता है। तो ये सीधा सीधा सेक्शन 199 गा का मामला बनता है। बिल्कुल। ये FIR वाला प्रावधान तो नागरिकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इसी तरह का एक और सेक्शन है जो पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करता है। सेक्शन 200, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भार साधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वो कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी एक बेहद जरूरी प्रावधान है। ये कहता है कि कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर उसका इंचार्ज किसी पीड़ित को तत्काल मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना करता है, तो वो अपराध है। हाँ, सजा 1 साल तक की कैद या जुर्माना है। जैसे कोई रेप विक्टिम या एसिड अटैक विक्टिम अस्पताल पहुंचता है और इंचार्ज कहता है कि पहले पैसे जमा करो या पुलिस की फॉर्मेलिटीज पूरी करो, तभी इलाज शुरू होगा, तो वो इंचार्ज सेक्शन 200 के तहत अपराध कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे BNS लोक सेवकों को नुकसान पहुंचाने या अपनी ड्यूटी न करने के लिए जवाबदेह ठहराता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी पोजीशन का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करे? अच्छा सवाल है। यहीं पर सेक्शन 202 और 203 आते हैं। सेक्शन 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, और सेक्शन 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। इन दोनों सेक्शंस का मकसद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। अच्छा। सेक्शन 202 के तहत अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर कानूनी तौर पर व्यापार करने की रोक है और वो फिर भी व्यापार में लगता है, तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 230? सेक्शन 203 और भी गंभीर है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऐसी संपत्ति को खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है जिसे खरीदने की उसे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मनाही है, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और वो संपत्ति भी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसका कोई उदाहरण? हाँ, इसका एक बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए एक अधिकारी एक सरकारी नीलामी का इंचार्ज है। ठीक है। उसे उस नीलामी में बोली लगाने की कानूनी मनाही है, लेकिन वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर बोली लगाकर सस्ते में संपत्ति खरीद लेता है। तो ये सेक्शन 203 का साफ उल्लंघन है। बिल्कुल। ये सब तो असली लोक सेवकों के बारे में था, पर एक और बड़ा खतरा है नकली लोक सेवक, इम्पर्सनेशन। जी। BNS इसे कैसे हैंडल करता है? सेक्शन 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण और सेक्शन 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। इन दोनों में एक आप कह सकते हैं बारीक सा फर्क है। क्या? सेक्शन 204 ज्यादा गंभीर अपराध है। इसमें कोई व्यक्ति न सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट होने का नाटक करता है, बल्कि उस पद की आड़ में कोई काम करने की कोशिश भी करता है। जैसे कोई नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर किसी दुकान पर छापा मार दे। बिल्कुल। इसकी सजा 6 महीने से 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। और सेक्शन 205 वहीं सेक्शन 205 थोड़ा कम गंभीर है। इसमें कोई व्यक्ति सिर्फ धोखा देने के इरादे से
किसी पब्लिक सर्वेंट की वर्दी या टोकन पहनता है, भले ही वो कोई काम न करे। अच्छा, मतलब सिर्फ रौब जमाने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर घूमना। हाँ, कुछ वैसा ही। इसकी सजा 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो ये चैप्टर 12 लोक सेवकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चैप्टर 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के और अवमान के विषय में। ये अध्याय नागरिकों के कर्तव्यों से जुड़ा है। चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कानूनी समन को नजरअंदाज करे तो क्या होगा? हाँ, सेक्शन 206 समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। समन या सूचना या ऑर्डर किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होने के लिए हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर हम इसे प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो ये कानून कहता है कि आप कानूनी प्रक्रिया से भाग नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर समन, नोटिस या ऑर्डर लेने से बचने के लिए छिप जाता है या भाग जाता है तो ये अपराध है। और सजा? अगर मामला कोर्ट से जुड़ा है तो सजा 6 महीने तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, और दूसरे सामान्य मामलों में 1 महीने की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये तो वो हुआ समन से भागना। इसी से जुड़े हैं सेक्शन 207 जो समन तामील होने से रोकने के बारे में है, और सेक्शन 208 जो कानूनी आदेश के बावजूद तय जगह पर उपस्थित न होने के बारे में है। जी, लेकिन सेक्शन 209 इससे कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। इसमें उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? हाँ, सेक्शन 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति। ये बहुत गंभीर अपराध है। देखिए, जब कोई आरोपी लंबे समय तक फरार रहता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती तो कोर्ट उसे भगोड़ा या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। एग्जैक्टली। एक उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है जिसमें उसे एक तय तारीख तक हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। और अगर वो उस आदेश के बाद भी हाजिर नहीं होता तो उस पर अपने मूल अपराध के अलावा इस सेक्शन के तहत भी एक नया केस चलता है। इसमें सजा 3 साल तक की कैद है। और अगर आरोप गंभीर हो? हाँ, अगर उस पर हत्या या डकैती जैसे गंभीर आरोप है तो सजा 7 साल तक हो सकती है। ये सिर्फ असहयोग नहीं, ये पूरे न्याय तंत्र को चुनौती देना है। समझ गया। ये तो हुई पेश न होने की बात। अब आते हैं जानकारी देने के कर्तव्य पर। कानून अक्सर नागरिकों से जानकारी या दस्तावेज मांगता है। अगर कोई इसमें सहयोग न करे या इससे भी बुरा झूठ बोले तो इसके लिए बीएनएस में एक पूरी श्रृंखला है। सेक्शन 210 कहता है कि अगर आप कानूनी तौर पर कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य हैं और नहीं करते तो ये अपराध है। ठीक है। सेक्शन 211 कहता है कि अगर आप जानकारी देने के लिए बाध्य हैं और नहीं देते तो ये अपराध है। और सेक्शन 212? सेक्शन 212 कहता है कि अगर आप जानकारी देने के लिए बाध्य हैं और जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं तो ये भी अपराध है। इन मामलों में सजा 1 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकती है। सेक्शन 212 का कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए एक गांव के मुखिया को अपने इलाके में हुई एक हत्या की जानकारी पुलिस को देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। जी। लेकिन वह पुलिस को ये कहकर गुमराह करता है कि मौत सांप के काटने से हुई है ताकि असली अपराधी को बचाया जा सके। ये सेक्शन 212 का अपराध है। यहीं पर एक सवाल उठता है। जी। सेक्शन 217 भी तो झूठी सूचना देने के बारे में है, लेकिन उसका मकसद लोक सेवक से उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करवाना है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेक्शन 212 में आप एक अपराध को छिपाने के लिए झूठी जानकारी दे रहे हैं जिसकी सूचना देना आपका कर्तव्य था। अच्छा। लेकिन सेक्शन 217 में आप किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठी सूचना दे रहे हैं। मतलब आप लोक सेवक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे क अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस को ख के खिलाफ चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाता है ताकि पुलिस ख को परेशान करे
ये सेक्शन 217 का अपराध है और इसके लिए 1 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। अब एक ऐसे सेक्शन पर आते हैं जिसका जिक्र हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, धारा 144। जी। बीएनएस में ये सेक्शन 223 के तहत आता है। ये कैसे काम करता है? सेक्शन 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। कानून के पीछे की सोच ये है कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए लोक सेवकों जैसे डीएम या पुलिस कमिश्नर को कुछ आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी कानूनी आदेश को जानते हुए भी तोड़ता है और उसके ऐसा करने से इंसानी जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा होता है या दंगा भड़कने का डर होता है, हाँ, तो ये इस सेक्शन के तहत अपराध है। अगर इंसानी जीवन को खतरा हो तो सजा 1 साल तक और अन्य मामलों में 6 महीने तक है। इसका सबसे आम उदाहरण तो वही है, शहर में धारा 144 लगी है जिसमें 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। बिल्कुल, और इसके बावजूद कुछ लोग जुलूस निकालते हैं जिससे तनाव पैदा होता है। उन्होंने सेक्शन 223 का अपराध किया है। आखिर में धमकियों से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रावधान हैं, खासतौर पर सेक्शन 226 जो एक लोक सेवक पर दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की धमकी देने को अपराध बनाता है। ये काफी नया और समकालीन लगता है। बिल्कुल, सेक्शन 224 लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए धमकी देने पर 2 साल तक की सजा देता है। ठीक है। सेक्शन 225 किसी व्यक्ति को लोक सेवक से मदद मांगने से रोकने के लिए धमकाने पर 1 साल की सजा देता है। लेकिन सेक्शन 226 एक नई सामाजिक हकीकत को संबोधित करता है। वो कैसे? इसमें अगर कोई लोक सेवक को उसका कानूनी काम करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास या धमकी देता है तो उसे 1 साल तक की कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है। कम्युनिटी सर्विस, इसको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ, बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। नगर निगम की टीम एक अवैध निर्माण को गिराने आती है और मकान का मालिक छत पर चढ़कर आत्मदाह करने की धमकी देता है ताकि टीम वापस चली जाए। बिल्कुल, यह अब सेक्शन 226 के तहत एक अपराध है। यह एक दिलचस्प नया प्रावधान है, लेकिन क्या इसके दुरुपयोग की भी कोई आशंका है? मान लीजिए कोई व्यक्ति वाकई में हताश हो और उसे धमकी देने वाला मान लिया जाए। यह एक वाजिब चिंता है और कानून लागू करते समय हमेशा इस संतुलन को देखना होता है। कोर्ट हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखेगा। अच्छा, क्या वो व्यक्ति सच में अपनी जान लेना चाहता था या उसका एकमात्र मकसद अधिकारी पर दबाव बनाना था? कानून का उद्देश्य ब्लैकमेलिंग की रणनीति को रोकना है, ना कि किसी हताश व्यक्ति को दंडित करना। शायद सामुदायिक सेवा का विकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। हो सकता है। तो आज हमने बीएनएस के इन 2 अध्यायों के जरिए शक्ति और जिम्मेदारी के इस जटिल रिश्ते को समझा। बिल्कुल, आज की हमारी चर्चा से यह साफ है कि बीएनएस एक 2 तरफा संतुलन बनाता है। एक तरफ यह लोक सेवकों को उनकी शक्तियों के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह ठहराता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे कानून के दायरे में रहकर काम करें। और दूसरी तरफ ये नागरिकों से भी अपेक्षा करता है कि वे कानून का सम्मान करें और लोक सेवकों को उनके विधिपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने में सहयोग दें। ये संतुलन कानून की किताबों में तो है, पर असल दुनिया में से बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। और एक नागरिक और एक लोक सेवक के बीच का ये रिश्ता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना मायने रखता है, इस पर जरूर सोचिएगा।